Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? And hopefully you are enjoying good health at your home. Dear students, as we are studying chapter number 10, Kingdom Animalia, and in Kingdom Animalia, in the last lecture we have discussed the phylums, various phylums we have discussed previously, the nematoda and annelids, and we have discussed platyhelminths, eschelminths, roundworms, etc. Basic properties of the animals and their basic classification, basic इनकी gradation जो है triploblastic and diploblastic, and then from triploblastic to pseudocoelomates, acoelomates and coelomates, etc. So today we are going to discuss another very important phylum, and that is phylum Arthropoda. So triploblastic animals. And in triploblastic animals, they possess coelomates, अब हम अगले जितने भी फाइलम डिस्कस करेंगे सारे के सारे सीलोमेट्स हैं, ठीक है. प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था सीलोमेट्स के हवाले से. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर फाइलम, सीलोमेटिक फाइलम, ट्रिपल प्लास्टिक फाइलम, दैट इज फाइलम Arthropoda, or which are commonly called as arthropods. So first of all, we will discuss their basic characteristics. So what is meant by arthropoda? आर्थ का वर्ड जहाँ भी आपने पढ़ा है, जैसे कि आर्थराइटिस आपने पढ़ा था, ठीक है, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस. आर्थ का मतलब है जॉइंट. आर्थ मीन्स joints, and poda means feet or appendage or legs, etc., or arms, whatever you say. So arthropods or arthropoda, these are the animals which have got jointed feet or legs, ठीक है. अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर देखेंगे, so jointed feet या jointed appendage. अपेंडेज किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि मेन बॉडी से निकल रहा हो. जैसे हमारे ये अपर आर्म और ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ये हमारे अपेंडेज कहलाते हैं, जो कि हमारे मेन ट्रंक से निकल रहे होते हैं. क्लियर. तो जो भी मेन बॉडी से कोई भी स्ट्रक्चर निकलता है तो उसको अपेंडेज कहा जाता है. सो जॉइंटेड का मतलब है जॉइंट कंटेनिंग फीट, ठीक है. जैसे कि सपोज कॉकरोच का नाम सुना होगा आपने, देखा होगा. सो उसकी ये लेग है, ठीक है. कॉकरोच की एक लेग है, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जॉइंट है, दिस इज जॉइंट, ये जॉइंट है, हेयर इज जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर द जॉइंट्स. तो ये ऐसी अपेंडेज है, यहाँ पर भी होता है जॉइंट जो कि ट्रंक के साथ अटैच होती है. तो देख सकते हैं कि लेग्स में मल्टीपल जॉइंट्स हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो लेग्स हों उसमें जॉइंट्स हों उनको आर्थ्रोपोड्स का, आर्थ का मतलब जॉइंट और पोड का मतलब फीट. तो ये जॉइंटेड अपेंडेज, यानी कि ये लेग क्या है, ये अपेंडेज है. सो दे हैव गॉट जॉइंटेड अपेंडेजेस. तो ये इसका बेसिक जो है वो मीनिंग. अच्छा, इसमें देखना ये है कि द लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट group of animals on the face of the earth.
अबाउट मोर देन 1 मिलियन स्पीशीज़ हैं इसकी। जितने भी एनिमल किंगडम है उनमें सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो आर्थ्रोपोड्स की हैं, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कॉकरोच, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज, ये आपने देखा होगा पूरी दुनिया के अंदर ये, एंड ग्रास हॉपर्स। नंबर 4 इज ग्रास हॉपर्स। एज पर आवर टेक्स्ट बुक, ग्रास हॉपर्स को लोकस्ट भी कहा जाता है, लोकस्ट, ठीक है। ये 4 मोस्ट कॉमन एनिमल्स हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना आपने, मोस्ट कॉमन एनिमल्स ऑन अर्थ। वैसे तो सबसे ज़्यादा जो नंबर के हिसाब से देखा जाए तो आर्थ्रोपोड्स हैं, और आर्थ्रोपोड्स में कौन से ज़्यादा हैं? दे आर कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ग्रास हॉपर्स। तो पूरी दुनिया में ये एनिमल्स, और ये सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स ही हैं। ऑल ऑफ देम, ये द 4 एनिमल्स आर द आर्थ्रोपोड्स। सो मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 11 लाख के करीब इनकी स्पीशीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। सो इट अकाउंट्स ह्यूज अमाउंट। इनके अलावा इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हैं हम साथ साथ, देयर बॉडी इज़ सेगमेंटेड। इनके अंदर भी सेगमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि एनिलिड्स के अंदर थे, इनके अंदर भी सेगमेंट्स मौजूद हैं। क्लियर? इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो कौन सी सिमेट्री होगी? दे हैव गॉट बायलैटरल सिमेट्री। एंड एज फार एज देयर जर्म लेयर्स इज कंसर्न्ड, तो आपको पता है सीलोम है, तो ये कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक के तो तीनों लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, mesoderm and endoderm, and they possess the true body cavity as they are coelomates, ठीक है। so they possess true body cavity, और true body cavity किसे कहते हैं? सीलोम को। और सीलोम क्या होती है? मेसोडर्म के स्प्लिट करने से जो स्पेस बनती है उसे सीलोम कहते हैं, और इट इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल, उसके दरम्यान में जो ये डिटेल के साथ आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकी हैबिटेट के हवाले से। So habitat, they are everywhere in fresh water, in marine water. They are also present on the earth. They are terrestrial, as well as they can also fly, flying insects like grasshoppers, like mosquitoes, like butterflies and even cockroaches. They are the flying. तो ये एयर के अंदर भी मौजूद हैं, अर्थ के ऊपर भी मौजूद हैं, मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर भी मौजूद हैं, ड्राई प्लेसेस में भी मौजूद हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स यानी फ्रेश वाटर और जो मैरीन वाटर उनके अंदर भी मौजूद हैं। सो दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। सो दैट इज़ रिगार्डिंग देयर हैबिटेट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि इनका जो सीलोम है, द सीलोम इज़ रिड्यूस्ड। ये MCQ है इम्पॉर्टेंट। द सीलोम इज़ रिड्यूस्ड एंड कॉल्ड हीमोसील। तो सीलोम क्या कैविटी है, तो हीमोसील ये भी साइनसेस हैं, ये भी दीज आर बेसिकली साइनसेस। साइनस किसे कहते हैं? स्पेसिस को कहते हैं जिसके अंदर ब्लड हुआ, इन रिलेशन टू द ब्लड ये छोटे छोटी कैविटीज़ होती हैं और टोटली
बॉडी के, जैसे एनालिड्स में देखा था उसमें ये नहीं है। तो ये मुकम्मल तौर पर सीलोम नहीं है बल्कि रिड्यूस्ड फॉर्म में। ये रिड्यूस्ड फॉर्म, ये एमसीक्यू है, दिस इज एमसीक्यू। द रिड्यूस्ड सीलोम इज कॉल्ड हीमोसील। क्लियर? तो ये इनके बॉडी के हवाले से। नाउ इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस systems. So first of all, the digestive system. तो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा बेटा एक और चीज़, अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो ये याद रखनी है अपने बात। दे हैव गॉट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कुछ इस तरह से होता है। ये सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को मैंने ड्रॉ किया है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। सो दिस इज द एसोफेगस, दिस इज क्रॉप, दिस इज गिजर्ड, एंड दिस इज मेसेंटेरॉन, and this is colon and rectum and anus, और ऊपर यहाँ पर होगा माउथ। सो दो ओपनिंग्स हैं इनके अंदर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पे माउथ है, उसके बाद एसोफेगस है, फिर क्रॉप है, क्रॉप के अंदर थोड़ा टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए फूड आकर स्टोर होगा। फिर उसके बाद एक गिजर्ड है। अच्छा, गिजर्ड के नीचे बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के फाइबर्स मिलेंगे, जैसे धागानुमा चीज़ें। दे आर कॉल्ड एज हिपैटिक सेकी। ठीक है, और उसके बाद फिर ये स्टमक की तरह की, अच्छा गिजर्ड के अंदर ये मज़ीद क्रशिंग होती है, इनके अंदर टीथ की तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, टीथ होते हैं, यहाँ पर मज़ीद इसको क्रश करते हैं फूड को। फिर ये हेपेटिक सेकी जो है, ये जैसे हमारा लिवर का काम है इसी तरह से इनके हेपेटिक सेकी का काम है, ये ट्यूब्स की जो होती हैं। फिर उसके बाद मेसेंटेरॉन है, ये स्टमक की तरह का होता है, ये स्टमक का एनालॉग है, जैसे हमारे अंदर स्टमक होता है इनके अंदर मेसेंटेरॉन होता है। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली कॉलन। अच्छा याद रखना है कॉलन के साथ 100 से लेकर 150 इस तरह से कुछ ट्यूब्स अटैच होंगी। इन ट्यूब्स को कहते हैं मालफेगियन ट्यूब्यूल्स। मालफेगियन ट्यूब्यूल्स, इसका रोल आके चल के बताता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में। उसके बाद रेक्टम और उसके बाद फिर एनस। सो दिस इज़ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। और बाकायदा तौर पर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर ये पूरा का पूरा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है। दो ओपनिंग्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और माउथ एंड एनस। क्लियर? सो each of this organ performing the specific function. Next is their excretory system. So excretory system, it consists of tubules, जो मैंने यहाँ पर बताया ये वाली। It consists of 100 to 150 मालफेगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कि और ये इधर ये सारे बॉडी में इसका ये हीमोलिम्फ है। ठीक है, यहाँ से इन चीज़ों को एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करेंगी और फिर यहाँ से इसको कॉलन के अंदर पास करेंगी। ठीक है, सो मालफेगियन ट्यूब्यूल्स। और इनकी ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट। और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये ख़ास बात याद रखनी है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ
solid excreta which is uric acid. ये MCQs पॉइंट है, उसे याद रखना. यूरिक एसिड की शक्ल में सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं एक्सक्रीटा, जो कि ये एक्सक्रीट करेंगे थ्रू द एनस. और एक और ख़ास बात, ये वाहिद ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम ये कनेक्टेड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ. ठीक है, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हमारे किडनीज जो हैं वो तो अलग से सिस्टम है पूरा, लेकिन इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये जो माल्फिकेंट टिब्यूल्स हैं, दे आर द एनालॉग ऑफ किडनीज. ये किडनीज का फंक्शन परफॉर्म करेंगी और वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगी. दैट इज़ देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम. नेक्स्ट इज देयर nervous system. So they have got well developed nervous system. इनके अंदर हाईली ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है और आमतौर पर इनके अंदर वो गैंग्लिया मौजूद होंगे. पेयर्ड गैंग्लिया, इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज़ नंबर 1, इट इज़ हाईली डेवलप्ड. नंबर 2, दे हैव गॉट पेयर्ड गैंग्लिया. ये गैंग्लिया की टर्म बार बार इस्तेमाल हो रही है और पहले मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि गैंग्लिया किसे कहते हैं. गैंग्लियन की ये प्लूरल फॉर्म है. पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं इन ईच सेगमेंट. सो सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच. तो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर ये सेगमेंट्स होते हैं. लाइक दिस. अब इसको इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से हर सेगमेंट के अंदर गैंग्लिया, ये गैंग्लिया ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर के अंदर गैंग्लिया, और गैंग्लिया से अराइज करती हैं नर्व्स, ये इस तरह से. और ये जो सी नर्व्स होती हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस. ये वेंट्रल सरफेस की होंगे, नीचे वाली सरफेस पे. क्लियर? सो नर्वस सिस्टम, इट इज सिंपल ब्रेन कनेक्टेड टू द वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड. सो ये नीचे की तरफ है और ये 2 नर्व कॉर्ड्स हैं, सॉलिड हैं, और कहाँ से अराइज कर रहे हैं? गैंग्लिया से. ठीक है. सो वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड. ठीक है. वेंट्रल मतलब कि नीचे बताया था आपको, ये नीचे इस तरह से अगर ये तो नीचे वाले सरफेस पे ये रन कर रही होती हैं. ठीक है. और 2 होती हैं ये वाली. सो दिस इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड दिस इज गैंग्लिया, जो कि तकरीबन हर सेगमेंट में मौजूद होते हैं. सो इसको सिंपल ब्रेन भी कहते हैं, गैंग्लिया को सिंपल ब्रेन भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि दे हैव गॉट ट्रेकियल सिस्टम. ट्रेकियल सिस्टम होता है इनके अंदर. ट्रेकियल जैसे हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया जाके आके डिवाइड होते हैं ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई के आगे फिर ब्रोंकियल्स हैं. इसी तरह से मैं इसी को ही, कॉकरोच को ही यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ. ये हेड हो गया इसका. अच्छा, याद रखेंगे इनकी बॉडी की 3 रीजन्स होते हैं. दिस इज हेड, दिस इज थॉरैक्स एंड दिस इज एब्डोमेन. तो ये 3 रीजन्स होते हैं.
और इनके अंदर यहाँ पर सेगमेंट्स होते हैं। क्लियर? अब इसमें ये सेगमेंट्स मैं ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि मैं पीछे समझाते हैं ट्रिकल सिस्टम की बात समझाने लगा हूँ। तो इनकी ऐसे लेटरल साइड्स के ऊपर इस तरह से हर सेगमेंट में एक पेयर होता है, ऐसे ओपनिंग, और ये अंदर जाकर इस तरह से फिर ये अंदर जाकर ऐसे डिवाइड हो जाती है और फिर आगे मज़ीद इसकी फाइन ब्रांचेस बनेंगी। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। सो लाइक दिस। सो ये ओपनिंग जो होती है जो बाहर की तरफ है, ये लिटरल साइड पे, ये वाली ओपनिंग, ये वाली, इसे कहते हैं स्पाइरैकल। दिस इज स्पाइरैकल, और ये हर सेगमेंट के अंदर ये मौजूद है इनके, इसी तरह से एज इट इज़, इसी तरह से ये स्ट्रक्चर मौजूद हैं। और डायरेक्टली ये बात करेंगे जा करके जो टिश्यूज़ के साथ, ठीक है। तो ये इनका स्पाइरैकल, फिर ये इनका ट्रेकिया है, ठीक है। दिस आर द ट्रेकिया, क्लियर। और आगे फिर ये मर्जी जाकर फाइन ब्रांचेस में होंगे, और आगे इसके पड़ा हुआ है यहाँ पर टिश्यूज़। सो दिस आर द टिश्यूज़। सो दिस इज़ हाउ इनके अंदर वो प्रॉपर मैकेनिज्म है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कैसे इनकी अंदर वो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जैसे हमारे अंदर होती है, इनके अंदर ऐसे ही वो प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक। लेकिन इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक और चीज़ है, और ख़ास बात वो ये है कि इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये एक तो इस शक्ल में, या फिर ये गिल्स की शक्ल में हो सकता है, या फिर इनके अंदर वो बुक लंग्स हो सकते हैं। बुक लंग्स, ये बुक लंग्स मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जैसे स्कॉर्पियंस, जैसे स्पाइडर्स, तो उनके अंदर इनके लंग्स कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे बुक के पेजेस होते हैं, इस तरह से इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बुक लंग्स कहा जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन एक और ख़ास बात, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दे लैक आरबीसीज, इनके अंदर आरबीसीज नहीं होते। रेड कलर की जो पिगमेंट होती है जो कि हमारे अंदर मौजूद है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती है, ठीक है। दे हैव नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सो दैट इज देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर सीवीएस। their circulatory system. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करेंगे, जैसे मैं बता रहा था, इनके अंदर एक तो इनके अंदर जो ब्लड की जगह होता है हीमोलिम्फ, एंड इट इज़ कलरलेस। कलरलेस क्यों है? क्योंकि इनके अंदर दे लैक हीमोग्लोबिन। अभी आपको मैंने बताया था कि इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती है, दे लैक आरबीसीज। सो दे लैक आरबीसीज नहीं है तो मतलब आरबीसीज किससे बनते हैं? हीमोग्लोबिन से। सो हीमोग्लोबिन भी इनके अंदर नहीं है, तो इनका अलहदा से सिस्टम है, वो डायरेक्टली टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन आती है और वो आगे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। सो दैट इज़ देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और इनके अंदर एक ही मेजर जो ब्लड वेसल है, ये आपने कॉकरोच के अंदर मैंने वो आपको बताया भी था, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ओपन टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो देयर आर नो ब्लड वेसल्स, इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता ये। नेक्स्ट इनकी एक और ख़ास बात, देयर एक्सोस्केलेटन। इससे पहले हमने जितने भी वो फाइलम पढ़े उनके अंदर जो एनिमल्स थे उनके अंदर मोस्टली दे पोजेस्ड द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। उनके अंदर जो सिलोम की या सूडोसिलोम की शक्ल में जो था वो था, लेकिन यहाँ पर
मैंने बताया था कि स्केलेटन 3 तरह का होता है। एंडोस्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर हो, जैसे कि हमारे अंदर है, ठीक है, हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं। एक दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन जो कि बॉडी की बाहर वाले सरफेस पे होता है, ठीक है, जैसे कि इन इंसेक्ट्स की बात हो रही है या आर्थ्रोपोड्स की बात होगी। और तीसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो कि किसी फ्लूइड की वजह से होता है, ना उनके अंदर ऊपर होता है, ना उनके अंदर वो अंदर कोई हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो सिर्फ उनके अंदर जो फ्लूइड होता है, जैसे कि प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को। लेकिन इनके अंदर जो स्केलेटन है दैट इज़ ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको फंजाई के चैप्टर में भी पढ़ाया था कि इनके अंदर एनिमल्स के साथ उनकी एक रिजेंबलेंस थी, दैट इट इज़ मेड अप ऑफ, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। इट इज मेड अप वेरी वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, इट्स अ पॉलीसेक्राइड, इट्स अ वेरी वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ रेजिस्टेंट टू डिके, ठीक है। जैसे फंजाई के अंदर भी उनकी भी सेल वॉल काइटिन से बनती थी, तो यहाँ पर जो एनिमल्स, कौन से एनिमल्स, आर्थ्रोपोड्स, इनके जो एक्सोस्केलेटन है वो भी इससे बन रहा है, खासतौर पर इंसेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो काइटिन से बहुत ही हार्ड मटेरियल है। इवन के देखें जो लाइस होती है, वो जो जूं होती है, ठीक है, उसको जब पकड़ के यहाँ पर आप ऐसे उसको मारने की, वैसे इसको ऐसे मारते हैं तो उससे भी टिक की आवाज़ आती है। इतना छोटा सा ये एनिमल है, तो उसमें भी वो इतना हार्ड होता है कि इसमें से आवाज़ सुनाई देती है जब उसका स्केलेटन टूटता है। क्लियर। और ये काइटिन जो है, एक तो प्रोटेक्शन दे रहा है इनको, स्केलेटन का काम ही प्रोटेक्शन है। दूसरे नंबर पर इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स, ठीक है। तो इनके अंदर जो मसल्स होते हैं, जैसे ये काइटिन है इस तरह से, ये ऊपर काइटिन, ये उसकी बॉडी है, सपोज के ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ पर इसके रिजेस इसके साथ अटैच होते हैं मसल्स, तो ये मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ना सिर्फ प्रोटेक्शन बल्कि प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स। प्रोटेक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में मसल के अटैचमेंट, और मसल अटैच होंगे तो वो किसके लिए हेल्पफुल हैं, फॉर मूवमेंट, फॉर लोकोमोशन। तो दे हेल्प इन मूवमेंट और लोकोमोशन। क्लियर। This is chitin. These are the muscles. This is chitin. ये आउटर मोस्ट जो इनका कवर है। और इनके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं, जब ये अपनी इमेच्योर पर स्टेज पे होते हैं, जब ये छोटा सा होता है, फिर छोटे से बाद इनके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, तो इनके अंदर पीरियोडिकली ये इनका जो एक्सोस्केलेटन वो शेड होता है, ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं एक्डाइसिस। The periodic shedding of exoskeleton in arthropods is called as ecdysis, which is controlled by nervous system. इसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जब भी उस इंसेक्ट का या आर्थ्रोपोड का साइज़ इंक्रीज होना होता है, तो वो अपना पुराना शेल जो है उसको उतारता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और वो नया शेल जो है उसके ऊपर वो सेक्रेट होता है, और सेक्रेट कौन करता है इसको, एपिडर्मिस, विच इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। द एक्सोस्केलेटन इज सेक्रेटेड बाय एपिडर्मिस, तो ऊपर वाली जो होती है उसको सेक्रेट करती है, दैट इज देयर एक्सोस्केलेटन। एंड नेक्स्ट इज देयर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से देखेंगे, दे हैव गॉट सेपरेट सेक्सेस।
सेपरेट सेक्सेस होंगे, मेल जो होते हैं दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड पोजेस टेस्टिस, द फीमेल्स दे पोजेस ओवरीज एंड प्रोड्यूस एग सेल्स। और आमतौर पर इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है ये आउटसाइड होती है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी एंड समटाइम्स। अच्छा, एक और चीज़ इसमें याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वाले से याद रखें, सेपरेट सेक्सेस मेल्स पर, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल। नेक्स्ट इज मेटा। मेटा का मतलब होता है चेंज, मेटा मीन्स चेंज। और मॉर्फ का मतलब क्या होता है, शेप और स्ट्रक्चर और फॉर्म, मॉर्फोलॉजी याद होगा। एंड सिस का मतलब होता है प्रोसेस। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें शेप्स चेंज हो रही हों उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये करेक्टरिस्टिक है इन आर्थ्रोपोड्स के हवाले से। इनके अंदर 3 डिस्टिंक्ट चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। और वो क्या चेंजेस हैं, एग से बनेगा प्यूपा, लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा विच इज़ मोशनलेस, वो हरकत नहीं कर सकता। एंड फ्रॉम प्यूपा इट डेवलप्स एडल्ट, फिर उससे एडल्ट बनता है। तो ये 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, 1 2 3, लार्वल स्टेज, प्यूपल स्टेज एंड एडल्ट स्टेज। तो ये इनके अंदर, और इन सब की शक्लें एक दूसरे से मिलती नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, शक्लों की स्ट्रक्चर्स होते हैं। लार्वा की शेप अलग है, प्यूपा की अलग होती है, और एडल्ट की शेप अलग होती है। कुछ ऐसे इंसेक्ट इसमें आर्थ्रोपोड्स हैं जिसमें लार्वा से डायरेक्टली बनता है एडल्ट। ये थोड़ा सा पास में वाली है। कुछ इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर लार्वा से एडल्ट डायरेक्टली बन जाता है, प्यूपा वाली स्टेज मिस होती है उसमें, ठीक है। सो इस कंडीशन को कहते हैं निम्फ, निम्फ और इंस्टर, ठीक है। कुछ के अंदर ऐसा होगा, निम्फ और इंस्टर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज निम्फ और इंस्टर, कि इन सम आर्थ्रोपोड्स लार्वा डायरेक्टली changes to adult, no pupa stage, ठीक है। तो इस वजह, और इन दोनों की शक्लें भी रिजेंबल कर रही होती हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्टार और निम्फ, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। सो दैट इज डियर स्टूडेंट्स, ये इसके हवाले से इसके सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर्थ्रोपोडा के हवाले से। और इनके आगे फर्दर 4 क्लासेस हैं, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, अरेक्निड्स एंड मायरापोडा, ठीक है, मायरियापोडा। तो ये 4 इनकी डिफरेंट क्लासेस हैं जो कि हमारे ALP में शामिल नहीं है, लेकिन इनके सिर्फ नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, मायरापोड्स एंड अरेक्निड्स, ठीक है। इसमें कुछ मरीन हैं, कुछ फ्रेश वाटर हैं, कुछ जो है फ्लाइंग हैं, कुछ जो है वो इसमें वो टेरेस्ट्रियल है, क्लियर। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इट्स लास्ट टॉपिक ऑफ दिस phylum, and that is their economic importance. So I'm going to erase
दिस पोर्शन। यह शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ सकता है। तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल है। ये दोनों एस्पेक्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के वाले से, ठीक है। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स। तो बहुत हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं इसके, जो कि आप ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं, सिर्फ आपको वो रिवाइव करवाऊंगा। जैसे कि मॉस्किटो आपने पढ़ा है ना, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है, मॉस्किटोस। और मॉस्किटोस से क्या होता है आपने पढ़ा था, इनके अंदर दे पोजेस, और कौन से मॉस्किटोस, हाँ ये चीज़ फीमेल, और फीमेल जो होती है वही बाइट करती है। और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि फॉर द मैच्योरेशन ऑफ, इनके जो एग्स होते हैं उसकी मैच्योरेशन के लिए ये ब्लड सक करती है मुख्तलिफ एनिमल्स का। जैसे कि जो एनोफिलीज है, एनोफिलीज, ठीक है, इट हैज़ प्लाज्मोडियम, इसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा था, इट इज़ अ पैरासाइट, इट इज़ अ प्रोटोजोन, इट इज़ अ प्रोटोजोन, और इट कॉजेज मलेरिया। सो इट इज़ बेसिकली ट्रांसमिटेड बाय दिस इंसेक्ट, ठीक है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। किसके, इनोफिलीज से। फिर इसी तरह से आपने पढ़ा था क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स आपने पढ़ा था, ये बर्ड्स के अंदर जो फीमेल है उसके अंदर मलेरिया कॉज करती है, मलेरिया इन बर्ड्स। और ये किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, इन ह्यूमंस। इसी तरह से एडिस इजिप्टी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इससे क्या होता है, इट कंटेन्स डेंगू वायरस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू। और इसमें आपने पढ़ा था डेंगू शॉक सिंड्रोम एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर, ये दो तरह के इसमें। तो ये अल्टीमेटली किससे हो रहे हैं, मॉस्किटोस से। और मॉस्किटोस क्या हैं, दीज आर द इंसेक्ट्स। इसी तरह से आपने वो प्रोटोजोन्स में पढ़ा था, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, उसके अंदर आपने एक और पढ़ा था ट्राइपैनोसोमा, पढ़ा था ना आपने, एक जू फ्लैजिलेट है, इट इज़ अ जू फ्लैजिलेट, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा। और ये क्या कॉज करता है, इट कॉजेस, अच्छा ये होता किसके अंदर, पहले तो ये देखना है, ट्राइपैनोसोमा ये किसके अंदर होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन टिसी फ्लाई, याद है आपको, टिसी फ्लाई। और ये इट कैरीज दिस ट्राइपैनोसोमा एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम इसको उसी पैटर्न पे लिखते हैं जैसे यहाँ बता। सो देयर इज़ अ टिसी फ्लाई, एक मक्खी है, ये आमतौर पर अफ्रीका में पाई जाती है। इट कैरीज ट्राइपैनोसोमा, और ट्राइपैनोसोमा क्या है, इट इज़ अ जू फ्लैजिलेट, ठीक है, एंड इट व्हाट इट कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस, ठीक है। इसी तरह से इट ऑल्सो कॉजेज ट्राइपैनोसोमा इन कैटल्स, ये कैटल्स के अंदर भी, यानी भेड़ बकरियों के अंदर, भैंसों के अंदर भी ये यही बीमारी कॉज करता है, ये उनको भी काटता है। सो इसी तरह से बहुत सारी हाँ, लोकस्ट का मैंने शुरू में बताया था, लोकस्ट किसे कहते हैं, ग्रास होपर को कहते हैं। ये झुंड के झुंड ट्रैवल करते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये मुल्कों से, फ्रॉम कंट्री टू
to countries एंड आपने पिछले दिनों ये सुना होगा टिड्डी दल, ठीक है, टिड्डी दल वो जो ग्रास हॉपर्स थे ये अटैक करते थे क्रॉप्स को और पूरी पूरी फसलों को उजाड़ के चले जाते थे। मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं झुंड का झुंड, ये एज दे कैन फ्लाई, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पीरियोडिकली ये फ्लाई करके जाते हैं एंड दे इफेक्ट वेरियस क्रॉप्स, तो जो भी फसलें होंगी उनको ये तबाह बर्बाद करते हैं। सो दीज आर सम हार्मफुल आस्पेक्ट्स। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे फ्रूट्स को ख़राब कर देते हैं, सब्जियों को ख़राब कर देते हैं। सो दीज आर सम हार्मफुल एस्पेक्ट्स, लेकिन सारे हार्मफुल नहीं हैं, इसमें कुछ बेनिफिशियल भी हैं। सो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो ये हमें फ़ायदा भी देते हैं। लाइक आपने वो हनी बी जो है इट गिव्स अस वैक्स एज वेल एज हनी, ठीक है, शहद जो है, शहद की मक्खी। इसी तरह से दैट इज़ एन इंसेक्ट। इसी तरह से सिल्कवर्म जो जिसे रेशम का कीड़ा कहते हैं, इट प्रोवाइड्स सिल्क, ये सिल्क देता है हमें, क्लियर। इसी तरह से और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे जो सब्जियां होती हैं गले सड़े, स्कैवेंजर्स, जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनको खा जाते हैं, उनका सफाया कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ये वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये डेड एनिमल्स और प्लांट्स को ये वहाँ से खाते हैं और उनको सफाया कर देते हैं। इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, जहाँ आमतौर पर फसलें जो होती हैं उनके ऊपर जो बाकी जो छोटे मोटे ऐसे इंसेक्ट्स जो कि फसलों को नुकसान पहुँचा सकते हैं उनको खा जाते हैं। सो दे आर आल्सो बेनिफिशियल। इसी तरह से बहुत सारे इंसेक्ट्स लार्वा जो होते हैं वो समंदरों के अंदर जो सी फूड के तौर पर ये एक्ट कर रहे होते हैं, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। दिस इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। हमने इसके सारे सिस्टम्स को डिस्कस किया और इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है, हाईली डेवलप्ड ये एनिमल्स में ये शामिल होते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं, ठीक है। और ख़ास एक और चीज़ इनके अंदर आपने जहन में रखनी है कि इनके अंदर कंपाउंड आइज़ होती हैं और साथ में इनके होते हैं एंटीना। ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो जो कंपाउंड आइज़ आमतौर पर ये छोटे छोटे इनके अंदर छोटे थाउजेंड्स के करीब ओवर 1000 छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं इनकी आइज़ के अंदर। इस तरह से सपोज़ कि ये एक आई ड्रॉ कर रहा हूँ, जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला, उनके अंदर ऐसे छोटे छोटे, आप उसको गौर से देखिएगा, जैसे डॉट डॉट से आपको नज़र आएंगे, ये इनके अंदर यूनिट्स होते हैं। इस वजह से इसको कंपाउंड आई कहते हैं। दैट मीन्स व्हाट, थोड़ा सा कंपाउंड आई, ठीक है। और इसके अलावा एंटीना होता है यहाँ पर इनके हेड वाले रीजन के ऊपर, जो कि सेंसरी होता है। आप देखोगे मक्खियों के ऊपर या कॉकरोच के ऊपर या इंसेक्ट्स के ऊपर वो मौजूद होता है, क्लियर। So that's all for today's lecture. If there is any question, you can ask me in the comments box. In the next lecture, inshallah, we will discuss the phylum Mollusca. Thank you very much.